प्लांट इकोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट इकोलॉजी वाले पोर्शन में हमारे 4 to 5 चैप्टर्स हैं टोटल, और उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, एम्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी। इसमें यानी कि हमने डिस्कस क्या करना है कि इकोलॉजी है क्या, उसकी मेन ब्रांचेस कौन सी हैं, उसके एम्स क्या हैं इकोलॉजी को स्टडी करने के, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं इकोलॉजी को स्टडी करने के बाद हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट देखें जी, शॉर्ट सी हिस्ट्री है इकोलॉजी की। जो टर्म इकोलॉजी है ये सबसे पहले एक ज़ूलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने 1869 के अंदर सबसे पहले इकोलॉजी की टर्म यूज़ की थी। और वर्ड इकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ओक्यूज से निकला है, और ओक्यूज का मीन होता है हाउस होल्ड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे रहा जाता है, या घर वाली घर जिसको कहते हैं होम टाउन कहते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, एक होम टाउन की स्टडी है, एक हाउस होल्ड की स्टडी है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहा होता है। डेफिनेशन देखें जी, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि हमने एनवायरनमेंट को स्टडी करना है इस लिहाज से कि उस एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो उस एनवायरनमेंट से किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं और किस तरह से उस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। या फिर ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है वो उसके लिए किस हद तक हेल्पफुल है, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है, और किस तरह वो अपनी एक्टिविटी से उसको जो है वो ख़राब कर रहा है। एनवायरनमेंट क्या है जी, एनवायरनमेंट हमें पता है कि बेसिकली जो हमारी सारी सराउंडिंग्स हैं वो हमारी एनवायरनमेंट है, और इकोसिस्टम जो है वो हमारी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जिसमें एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। और ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ओवरऑल जो है वो जब टुगेदर होते हैं तो इनको जो है हम इकोसिस्टम के नेम से जानते हैं। ये जी हो गया इंट्रोडक्शन, यानी कि उसकी हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन जनरल सी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। मेनली जो है वो इकोलॉजी की मेन 2 ब्रांचेस हैं, सिंग इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी हैं जिनको हम एज अ माइनर ब्रांचेस जो है वो स्टडी करते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा उनका भी ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट है जी ऑटोकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी क्या होता है। ऑटोकोलॉजी जो है वो इकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम एक एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस होंगी, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो अपनी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन से होगा। उसके अलावा उस पॉपुलेशन का बाकी पॉपुलेशंस पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, या वो बाकी पॉपुलेशन से किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, या एनवायरनमेंट जो है वो बाकी पॉपुलेशंस पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, वो हमारा कंसर्न नहीं होगा। यानी कि जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लेंगे, सिर्फ उसी पॉपुलेशन का जो है वो उसके एनवायरनमेंट के साथ A to Z रिलेशन जो है वो स्टडी करेंगे कि वो वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव कर रही है, कैसे जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रही है, और कैसे हम उसको जो है वो बेटर कर सकते हैं उसी के एनवायरनमेंट के अंदर। देन है जी सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है इकोलॉजी की जिसमें हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को उनके एनवायरनमेंट के साथ जो है वो स्टडी करते हैं। यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि एक सेम इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ रह रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि वेल एडेप्टेड हैं, सक्सेसफुल हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं। तो उनका जो आपस में उनके लाइफस्टाइल का डिफरेंस है एक सेम इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी क्या रीज़न है, एक सेम इन्वायरमेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। प्लांट इकोलॉजी है जी, नेम से ज़ाहिर है प्लांट इकोलॉजी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स को क्या चीज़ स्टडी करनी है, क्राइटेरिया क्या है कि प्लांट्स को सिर्फ ये स्टडी करना है कि प्लांट्स ग्रो कैसे कर रहे हैं और प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोडक्शन का जो रिलेशन होता है सॉइल के साथ, तो हमने सॉइल के लिहाज से उसको जो है उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से जो है उसको स्टडी करना है। एनिमल इकोलॉजी है जी, एनिमल में एनिमल और कोई भी एक पार्टिकुलर एनिमल या उस एक पार्टिकुलर एनिमल की जो पूरी की पूरी कम्युनिटी होगी उसको जो है वो उसका रिलेशनशिप स्टडी किया जाएगा विद कंपैरिजन टू एनवायरनमेंट।
ह्यूमन इकोलॉजी है। ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर जो है वो हम पीपल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से जो है वो अडेप्टेड हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, या जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये सारा जो है वो ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर आएगा। देन है जी अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी जो है वो एक अप्लाइड के नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि इकोलॉजी को अप्लाई करने की ब्रांच है, यानी कि इसमें यह स्टडी किया जाएगा कि जो हम थ्रू आउट स्टडी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट के साथ उनका किस तरह से रिलेशनशिप है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, पॉपुलेशंस को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उस अपनी स्टडी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसको एनवायरनमेंट के लिए या दुनिया के फ़ायदे के लिए किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल इकोलॉजी है। मेडिकल इकोलॉजी में जो है वो पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल रिस्पेक्ट्स देखा जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या पोल्यूशन ज़्यादा है या कोई और कासेस हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर, उसको हम किस तरह से जो है वो क्योर कर सकते हैं, किस तरह से उससे जो है वो बचा जा सकता है, ये सारा जो है वो मेडिकल इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। देन है जी इकोफिजियोलॉजी। इकोफिजियोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की इंट्रैक्शन है, यानी कि ह्यूमन बींग्स इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द नंबर ऑफ़ नॉन लिविंग थिंग्स है जिनको हम डेली यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली यही स्टडी करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होता है और कौन कौन से रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनके दरमियान होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। फंक्शनल इकोलॉजी है जी। फंक्शनल इकोलॉजी जो है वो ऐसी इकोलॉजी है जिसमें हम उन स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं जो कि किसी भी इकोसिस्टम को बिल्डअप करने में या किसी भी इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में मेन रोल प्ले कर रही होती हैं। लाइक अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो जो ह्यूमन स्पीशी है वो मेन है जो कि किसी भी इकोसिस्टम को जो है वो बहुत बेटर भी कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। फायर इकोलॉजी है जी। फायर इकोलॉजी में हम जो है वो रोल ऑफ फायर स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे फायर काज होती है तो उस फायर के रिज़ल्ट पे जो एनिमल और प्लांट पॉपुलेशन है वहाँ पे उन पे क्या असर पड़ेगा, जो एनवायरनमेंट का जो है वो उनका एटमॉस्फेयर होगा उस पर क्या असर होगा और जो सॉइल की कंडीशन है उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सारा कुछ जो है वो फायर इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। देन है जी इकोलॉजी को हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, वही वाले लेवल्स जो कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम उसको ऑर्गेनिज्म लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन ऑर्गेनिज्म टू स्पीशी आएगा, स्पीशी टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, कम्युनिटी टू इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम टू बायोस्फीयर। यानी कि जिस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल लेवल्स डेवलप हो रहे हैं, बायोलॉजी को हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके स्टडी करते हैं, इसी तरह हम इकोलॉजी को भी डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। एम्स ऑफ इकोलॉजी देखें जी। फर्स्ट एम इसका इकोलॉजी का ये है कि हमने ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बिहेवियरल अडेप्टेशंस को स्टडी करना होता है कि वो आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है वहाँ पे उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर उसके लिए कैसे बेनिफिट है, उसका बिहेवियर उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है और उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो उसको कैसे वहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। सेकेंड एम होता है कि हमने इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है, यानी कि जो डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो एक माहौल के अंदर रह रही हैं वो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं और उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है। देन जब हम इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये भी जो है वो हमारे सामने आएगा कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, यानी कि हम उनकी लोकल या जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे कि अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक पॉइंट पे हैं और दूसरे एरिया में नहीं हैं तो उसकी रीज़न क्या है, क्या वो एनवायरनमेंट जो है वो उनकी इस डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहा है।
रीजनल वेरिएशन जो है वो स्टडी करेंगे, जैसे कि पंजाब, सिंध और KPK का आप ले लें, तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारे रीजनल स्पेसिफिक होते हैं, कि वो एक ख़ास इलाके के अंदर होते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्टेड हैं, ये सारा जो है वो इसमें स्टडी किया जाता है। देन जो है वो इसके अंदर टेम्पोरल चेंजेस स्टडी किए जाते हैं, कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। और एवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है टू देयर इंटर रिलेशनशिप, के जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है वो एनवायरनमेंट की चेंज के साथ क्या उस एवोल्यूशन पे भी कोई असर पड़ा है, या उस एवोल्यूशन के साथ एनवायरनमेंट के अंदर जो इकोलॉजी है उसके अंदर भी कोई चेंज आया है या नहीं आया है। ये सारे जो है वो हमारे इकोलॉजी को स्टडी करने के एम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज जो है वो हाफ चैप्टर हो गया, और इसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक रह जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी, जो कि इंशाल्लाह कल लेक्चर अपलोड होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी में देखिए जी, इकोलॉजी जो है वो मेनली किन किन फील्ड्स के अंदर है, ठीक है। मेजर जो फील्ड्स हैं इकोलॉजी की एप्लीकेशंस की, वो 8 हैं। इसको हम देखेंगे। सबसे पहली फील्ड हमारे पास आती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर में कोई भी जो फार्मर है उसका मेन कंसर्न क्या होता है कि उसने कोई भी फसल जो है वो उगानी है, तो उसके लिए उसे पता होने चाहिए कि जो ज़मीन है उसके अंदर मिनरल्स किस टाइप के हैं, सॉइल की कंपोजिशन क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स यानी कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एयर वगैरह की क्या कंडीशन है, सॉइल जो है उसकी कंडीशन क्या है, वो अल्कलाइन है या सलाइन है। अगर वो अल्कलाइन है तो मतलब उसको जो है वो सैलिनिटी की तरफ, या जो है वो हाई सैलिनिटी को अल्कलाइनिटी की तरफ किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी जो फार्मर होता है, जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, उसकी मेन कंसर्न ये होते हैं, अगर ये चीज़ें जो है इनके बारे में उसको इल्म होगा तो वो अपनी क्रॉप्स को जो है वो बेटर तरीके से ग्रो कर सकेगा, ठीक है। और ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो कहाँ पे जो है वो इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको स्टडी करते हैं। अगर हम प्लांट इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो ही हम जो है वो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के काबिल हैं। इस तरह एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है वो प्लांट इकोलॉजी को स्टडी करना जो है वो नेसेसरी है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद है जी, इकोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। वाटर शेड क्या होता है बच्चे? वाटर शेड एक एरिया होता है यहाँ से जो है वो फॉलन वाटर को स्टोर किया जहाँ से जो वाटर होता है वो हैवी रेन या स्नो के फॉर्म में जो है वो फॉल करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पहाड़ है या कोई भी ऊंचाई वाली जगह है जहाँ से जो पानी है वो हैवी फॉर्म में जो है वो फॉल कर रहा है, तो वो वाटर शेड है, ठीक है। अब अगर जो है वो हम यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ दिस वाटर इन डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो उसको हम वाटर शेड मैनेजमेंट कहेंगे। जो वाटर जो है वो फॉल कर रहा है, यानी कि जो वाटर शेड है, अगर उस वाटर शेड को जो है वो यहाँ पे वो पानी गिर रहा है, वहाँ पे कोई डैम बना दिया जाए और उस डैम को या किसी और तरीके से उसको स्टोर किया जाए, और उसका हमारा मेन पर्पस क्या हो कि हम उस स्टोर्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी वाटर शेड मैनेजमेंट है, ठीक है। अब स्टोरेज के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, और डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो डायरेक्टली जो है वो इकोलॉजिस्ट डील करते हैं। इकोलॉजिस्ट बताते हैं कि वहाँ पे जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होगी, वहाँ पे उसकी जो सॉइल है या उसका जो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कितना वाटर वो रिटेन कर सकता है, किस तरह से किस टाइप से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वाटर वहाँ पे डायरेक्टली आएगा और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इकोलॉजी होती है वो वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल होती है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है जी। वाइल्ड लाइफ बेसिकली क्या होती है? जितने ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम आमतौर पर घरों में नहीं पालते, या ऐसे प्लांट्स जिनको हम आमतौर पर कल्टिवेट नहीं करते, उनको जो है वो हम वाइल्ड लाइफ कंसिडर करते हैं, जंगली हयात उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की बात कर लें या प्लांट्स की बात कर लें, दोनों सूरतों में
जो है वो इकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं उसकी वेजिटेशन को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ है, उसके लिए उसकी वेजिटेशन को इस्टेब्लिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेजिटेशन इस्टेब्लिश्ड होगी, वहाँ पे प्लांट लाइफ तो अच्छी होगी। प्लांट लाइफ के साथ साथ वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी जो है वो सोर्स मिलेगा फूड का, और वो भी बेटर तरीके से वहाँ पे ग्रो कर सकेंगे। देन है जी फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट है। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री के अंदर हम 3 एस्पेक्ट्स को डील करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है रेजिडेंस पर्पस के लिए। उसके बाद रिफॉरेस्टेशन है, जो जहाँ से फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है वहाँ पे ट्रीज़ को रीप्लांट किया जाए, दोबारा से उगाया जाए। या फिर एफॉरेस्टेशन है, ऐसी जगह पे जो है वो फॉरेस्ट को ग्रो किया जाए जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट प्रेजेंट नहीं था। अब ये वाले जो कंसेप्ट है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि किसी पहले से ख़त्म होते हुए फॉरेस्ट को दोबारा से जो है वो स्टेबल करना, दोबारा से रीप्लांट करना, या एफॉरेस्टेशन किसी फॉरेस्ट को नए तरीके से उगाना। इसके लिए सबसे पहले वहाँ की जो सॉइल कंडीशन है उसको स्टडी करना पड़ेगा, वहाँ के जो मिनरल्स हैं, वहाँ के जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। और वो सारा जो स्टडी होगी वो इकोलॉजी के जरिए होगी। एक जो इकोलॉजिस्ट होगा वो हेल्प करेगा, वो बताएगा कि सॉइल के ऊपर किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो वेल ग्रो कर सकते हैं, और किस तरह से इसकी जो मिनरल कंपोजिशन है या इसकी जो है वो फर्टिलिटी है, जो जरखेज़ी है, उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। एक्वा कल्चर होता है जी। एक्वा कल्चर, एक्वा मीन वाटर है, कल्चर मीन उसको जो है वो आर्टिफिशियली किसी चीज़ को ग्रो करना, जिस तरह हम लोग वाटरीज के अंदर कल्चर वगैरह करते हैं, ठीक है। एक्वा कल्चर में क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको रियर किया जाता है और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो एक्वा कल्चर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ़िश को कल्चर कर रहे हैं तो फ़िश को कल्चर करने के लिए डेफिनेटली एक एक्वेरियम या पॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब उस पॉन्ड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए वहाँ पे सॉइल कंडीशन क्या है, क्या उस कंडीशन के अंदर जो है वो पॉन्ड बनाया जा सकता है, किस तरह से उसको बनाएंगे, कितना वाटर रखेंगे, कितनी वहाँ पे जो है वो सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन से मिनरल्स हमें खुद से ऐड करने पड़ेंगे, वो सारा जो है वो एक इकोलॉजिस्ट जो है वो बताता है। रेंज लैंड मैनेजमेंट है जी, ठीक है। रेंज लैंड मैनेजमेंट क्या होती है कि ग्रास लैंड होती है जो कि एनिमल्स यूज़ करते हैं ग्रेजिंग पर्पस के लिए, यानी कि एक जो है वो एरिया होता है उसको फिक्स किया जाता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करेंगे, वो वाला जो एरिया होता है उसको रेंज लैंड कहते हैं, ठीक है। और अगर हम रेंज लैंड को ज़्यादा साइंटिफिक एप्लीकेशन और रेंज लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि एक तो नेचुरली है ना, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ग्रास है तो एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पे ग्रेजिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक रेंज लैंड बन जाता है। लेकिन अगर उसी रेंज लैंड को हम साइंटिफिकली देखें कि वहाँ पे हम किस तरह से कौन से इकदाम ऐसे करें कि उसकी जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रास ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजिंग जो है वो सस्टेन कर सके, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो ग्रेज कर सकें, तो उसको हम कहते हैं रेंज लैंड मैनेजमेंट। अब रेंज लैंड मैनेजमेंट के लिए भी उसकी वेजिटेशन को अप्रूव करना पड़ेगा, और वेजिटेशन कैसे अप्रूव होगी? जब हमें उसकी सॉइल की कंडीशन का पता होगा, और जो सॉइल की कंडीशन है वो अगेन हमें जो है वो प्लांट इकोलॉजी स्टडी करने के बाद जो है वो पता चलेगी। सॉइल कंजर्वेशन है, ठीक है जी। प्लांट इकोलॉजी डायरेक्टली जो है वो सॉइल के साथ ही रिलेट कर रही है, वो डायरेक्ट डील करते हैं सॉइल के साथ। तो एक इकोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर बता सकता है कि सॉइल को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। इसी तरह जब एक इकोलॉजिस्ट जो है वो सॉइल को स्टडी कर रहा होता है तो वो डिफरेंट टेक्निक्स को भी स्टडी करता है। वो ये भी स्टडी करता है कि सॉइल के अंदर जो पोल्यूशन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी कौन कौन सी बायो रेमिडिएशन हो सकती है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे कुछ एप्लीकेशंस हैं इकोलॉजी की, और इसके साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी वो